हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू गुरु मंत्रा क्लासेस। आज हम साइंस चैप्टर नंबर 7 देखने वाले हैं, क्लास 7 की एनसीईआरटी साइंस बुक से। और हम इसमें बात करने वाले हैं वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले समझेंगे कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है और कैसे एनिमल्स जो हैं वो क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो वेदर, सबसे पहले हमें जानने की बात यह है कि वेदर जो होता है वो शॉर्ट फिनोमिना होता है, यानी कि ये डे टू डे चेंज कर सकता है, आवर टू आवर चेंज कर सकता है। और क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म फिनोमिना है, यानी काफी लंबे टाइम तक अगर सेम वेदर लाइक कंडीशंस रहती है तो उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, तो वेदर मतलब कम टाइम के लिए होता है और क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आप ये ध्यान में रखना, ये कुछ लाइन है इनिशियली, आप इसको पढ़ लेना। तो वही जो चीजें मैंने आपको बताई है कि इसमें जो वेदर होता है ये हम टाइम टू टाइम इसको मेजर करते रहते हैं। ठीक है, ह्यूमिडिटी आपको पता होनी चाहिए कि ह्यूमिडिटी जो है वो मेजर करने का एक टूल है कि जो एटमॉस्फेयर में एयर है उसमें कितना वाटर मौजूद है, उससे हम पता करते हैं कि ह्यूमिडिटी कितनी है। जितना ज्यादा वाटर प्रेजेंट होगा एयर में उतना ज्यादा ही ह्यूमिडिटी होगा। ठीक है, कोस्टल एरियाज में इसीलिए ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे वाटर बहुत ज्यादा अवेलेबल है, और एयर में वाटर ज्यादा जब अवेलेबल होगा तो वहां की ह्यूमिडिटी उतना ही ज्यादा होगी। फिर बात करते हैं जो रेनफॉल होता है उसको हम मेजर करते हैं बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गॉज। और ये बेसिकली एक मेजरिंग सिलेंडर होता है जिसमें कि फनल होता है एक टॉप पे, और इससे कि रेन वाटर कलेक्ट होता है। ठीक है, तो इसको रेन गॉज कहते हैं हम। तो अब वही सेम चीज इसमें लिखी हुई है कि जो डे टू डे कंडीशन होता है एटमॉस्फेयर का एट अ प्लेस, किसी प्लेस पे, विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा, इज कॉल्ड वेदर एट दैट प्लेस। तो जब भी एटमॉस्फेयर की कंडीशंस को हम चेक करते हैं, या तो उस जगह का टेम्परेचर कितना है, या फिर वहां पे कितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है, कितना रेनफॉल हो रहा है, कितना विंड की स्पीड है, इन सबको जब हम चेक करते हैं पर्टिकुलर डे पे किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, तो हम उस जगह का वेदर पता कर सकते हैं। ठीक है, वेदर के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, या फैक्टर्स आप कह लो, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स, जिसमें आपका ये रेनफॉल वगैरह आ जाता है। ठीक है, वेदर जो है वो किसी भी जगह का डे टू डे, वीक टू वीक चेंज हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि टुडे वेदर इज टू ह्यूमिड और द वेदर वाज वार्म लास्ट वीक। ठीक है, वेदर चेंज होता रहता है। वेदर जो है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, यानी कि ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत बार वैरी कर सकता है, चेंज हो सकता है। ठीक है, अभी एकदम धूप है, थोड़ी देर बाद बिल्कुल बारिश होने लग गई, बारिश हो रही है, बिल्कुल थोड़ी देर बाद ठंड होने लग गई। तो ये सब जो है ये सब आपको वेदर कंडीशंस में ही देखने को मिलते हैं, तो आप इसको कह सकते हो वेदर लाइक फिनोमेना। ठीक है, ये जो है आपको ग्राफ दिखा रहा है कि मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 3 से 9 अगस्त 2006 में कितनी बार आपका चेंज हुआ है। तो अगर आप ये देखो कि 3 तारीख को जो आपका टेम्परेचर था वो लगभग 26 डिग्री सेल्सियस था। फिर 4 तारीख को लगभग ये आप मान के चलो कि 23 पॉइंट समथिंग है। फिर उसके बाद अगेन 25 पे है, फिर और बहुत नीचे 22 पे आ गया है। फिर उसके बाद अगेन ये 25 से प्लस है, ये 23 प्लस है, यहाँ पे 24 प्लस है ना। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर का वेरिएशन है आप ये देख लो कि लगभग एक हफ्ते के टाइम में ये कितनी बार वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इतनी बार वेरी कर रहा है तो इसको हम कहेंगे वेदर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया कि हम थर्मोमीटर्स का यूज करते हैं। इससे हम मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर डिटरमाइन कर सकते हैं, और इसको हम कहते भी मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर्स ही है। ठीक है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर डे का तब अकर होगा जब आफ्टरनून होगा, जब सन बिल्कुल सर पे होता है, तब उस वक्त हमारा सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। मिनिमम टेम्परेचर कब होगा, एकदम अर्ली मॉर्निंग में।
उस वक्त बिल्कुल ठंडा मौसम होता है, बहुत कम टेम्परेचर होता है। तो इसलिए हम अब समझ सकते हैं कि समर्स में हम दोपहर के टाइम में मतलब इतना गंदा क्यों फील करते हैं, इतना मिजरेबल फील क्यों करते हैं, क्योंकि उस वक्त और ज्यादा गर्मी हो रखी होती है। वैसे ही आफ्टरनून्स में इतनी गर्मी होती है और समर सीजन में और ज्यादा वो गर्म हो जाता है, इसलिए इतना हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। जो भी चेंजेस है वेदर में, जो भी चेंजेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ सन के कारण होता है। ठीक है, जितने भी चेंजेस है वेदर में वो सन के कारण होते हैं। और जो सन है, सन आपको पता है कि ह्यूज स्फीयर ऑफ गैसेस है एट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है उसका। तो डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज वेरी लार्ज। अब हमारे और सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा दूरी पे है, लेकिन फिर भी सोचो कि सन की एनर्जी हमारे अर्थ पे आती है और इतना ज्यादा हीट देती है। तो सन जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि जितने भी वेदर के चेंजेस होते हैं वो सब अकर कराता है। अब जो एनर्जी अर्थ द्वारा अब्सॉर्ब कर ली जाती है या फिर रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोई भी वेदर लाइक फिनोमेना को चेंज करने के लिए। अगर आप नदी के पास रहते हो, सी के पास रहते हो, तो आपने देखा है कि आपका जो टेम्परेचर होगा आपके एरिया का, वो दूसरे एरिया के टेम्परेचर के मुकाबले बहुत अलग होगा, जैसे डेजर्ट के टेम्परेचर के मुकाबले या फिर माउंटेन के टेम्परेचर के मुकाबले, है ना। तो ये चीज है क्लाइमेट जो है। क्लाइमेट क्या है? वेदर पैटर्न को अगर आप लॉन्ग टाइम तक मेजर करते हो, जैसे कि 25 साल का अगर आप एवरेज लेते हो, तो उसको हम उस जगह का क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ दिया हुआ है आपको इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर के बारे में और तिरुवनंतपुरम केरला के बारे में है, तो आप एक बार पढ़ लेना। हर मंथ के हिसाब से इसमें टेम्परेचर दिया हुआ है, मिनिमम मैक्सिमम आप देख लो और उससे हम एवरेज निकाल लेते हैं। तो ये आपका कुछ बेसिकली डेटा सा है। ठीक है, तो ये इसमें कुछ एक्सप्लेनेटरी है नहीं, इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। ठीक है, तो वही सारी चीज दी हुई है। क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन की बात करते हैं। क्लाइमेट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पैदा करता है, क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो सरवाइव करने के लिए उनको उनके कंडीशंस को अडेप्ट करना पड़ता है। अब जैसे कि जो एनिमल्स ठंडे इलाके में रहते हैं या जो एनिमल्स गर्म इलाके में रहते हैं, उनके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कि बहुत एक्सट्रीम कोल्ड अगर किसी जगह पे है या फिर बहुत एक्सट्रीम हीट किसी जगह पे है, तो कोल्ड वाले जगह पे आपको फर वाले एनिमल्स मिलेंगे ताकि उनको कोल्ड से बचाया जा सके। ठीक है, इस तरीके से एनिमल्स भी जो है वो अडेप्ट कर लेते हैं। अगर आप ये देखो कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपने क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो पोलर रीजन्स के जो एरियाज होते हैं, पोलर रीजन्स मतलब क्या, जो पोल्स के पास है, नॉर्थ पोल और साउथ के पोल के पास जो एरिया है, और कुछ वेल नोन कंट्रीज हैं जैसे कि जो पोलर रीजन्स में है, जैसे कि कनाडा हो गया आपका, ग्रीनलैंड हो गया, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का जो यूएसए में है, साइबेरियन रीजन है रशिया का। ठीक है, और कुछ कंट्रीज के एग्जांपल है जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो कंट्रीज पड़ती है, जैसे कि आप इंडिया का एग्जांपल ले लो, मलेशिया ले लो, इंडोनेशिया ले लो, ब्राजील ले लो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, केनिया हो गया, युगांडा हो गया, नाइजीरिया हो गया, ये सब कंट्रीज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। ठीक है, पोलर रीजन की अगर बात करें तो यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, बिल्कुल बहुत ज्यादा थिक स्नो से कवर्ड होता है, पूरे लगभग साल भर यहाँ पे बहुत ज्यादा कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। 6 महीने तक तो सन ही दिखाई नहीं देता। ठीक है, 6 महीने तक सन दिखाई नहीं देता और 6 महीने तक सन डूबता ही नहीं है यहाँ पे पोल्स पे। तो सन राइज नहीं होता 6 महीने तक और सन सेट नहीं होता 6 महीने तक, दोनों चीजें होती है 6 महीने। तो विंटर में टेम्परेचर जो है लगभग -37 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। आप सोचो 0 डिग्री पे तो बर्फ बनता है और -37 डिग्री कर लो, सोचो कितनी ठंड पड़ती होगी। तो जो यहाँ के जानवर होते हैं, जो एनिमल्स यहाँ पे होते हैं, ये इन्होंने भी इतने सीवियर कंडीशंस को अडेप्ट कर लिया है। ठीक है,
अगर आप पोलर बियर या फिर पेंगुइन्स का आप एग्जाम्पल अगर लो, तो पोलर बियर्स में जो बहुत ही व्हाइट कलर का थिक फर होता है, जो कि इजिली व्हाइट बैकग्राउंड में इतना स्नो होता है तो वो दिखते नहीं है, और ये उनको प्रेडेटर्स से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि व्हाइट कलर के होते हैं, व्हाइट कलर का स्नो भी होता है, तो बैकग्राउंड में ये छुप जाते हैं, तो कोई अगर इनका शिकार करने आ रहा है तो ये बच सकते हैं। ठीक है, और ये इनको इस तरीके से भी हेल्प करता है कि अगर ये शिकार करने जा रहे हैं तो ये भी स्नो में छुप जाते हैं और जो प्रे है उनको देख नहीं पाता है। तो एक्सट्रीम कोल्ड से ये एक तो फर बचाता है इनको, और इनके 2 थिक लेयर होते हैं फर के। ठीक है, और इनमें जो होता है बहुत ही थिक लेयर ऑफ फैट भी होता है इनके स्किन के नीचे, ताकि ये इंसुलेटेड रहे, और ये बहुत ही स्लोली मूव भी करते हैं और रेस्ट करते हैं, ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवरहीटेड, बहुत ओवरहीट ना हो जाए इसलिए बहुत स्लोली मूव करते हैं, क्योंकि बहुत मोटे मोटे फर होते हैं इनके बॉडी पे, और उन स्किन के नीचे आपके फैट भी बहुत ज्यादा होते हैं ताकि इनको इंसुलेटेड रखा जा सके। अब जो वार्म डेज होता है वहां पे, उसमें फिजिकल एक्टिविटीज जो है वो नेसेसिटेट करती है कूलिंग को। ठीक है, कूलिंग के लिए फिजिकल एक्टिविटी वार्म डेज में जरूरी है। तो पोलर बियर्स जो है वो स्विमिंग पे चले जाते हैं, और पोलर बियर्स बहुत ही गुड स्विमर्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए, और इनके जो पंजे होते हैं बहुत ही ब्रॉड और लार्ज होते हैं। ठीक है, जिससे ना ही इनको स्विमिंग में हेल्प होता है, बल्कि स्नो पे वॉक करने में भी इनको बहुत आसानी होती है। ठीक है, while swimming underwater it can close its nostrils and can remain underwater for long duration। तो ये अपने नाक बंद भी कर सकते हैं और बहुत देर तक पानी में भी रह सकते हैं, और इनका जो स्मेल होता है, स्मेल का जो सेंस होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और ये अपने प्रे को इजिली कैच कर सकते हैं अपने स्मेल से, उनके स्मेल से। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि पोलर बियर ने अपने आप को उस एक्सट्रीम क्लाइमेट में किस तरीके से अडेप्ट किया है। दूसरा एक एग्जाम्पल है पेंगुइन्स का, ये भी व्हाइट होते हैं और व्हाइट बैकग्राउंड में इजिली मर्ज कर जाते हैं। इनकी भी बिल्कुल थिक स्किन होती है और बहुत सारा फैट होता है ताकि इनको ठंड से प्रोटेक्शन मिल सके। आपने पिक्चर्स भी देखी होंगी पेंगुइन्स की हडल टुगेदर, तो ये इनको गर्म रखने में आपस में काम देता है। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हो, ये देखो पोलर बियर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिए हुए हैं। ये प्रेडेटर होता है एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट। अब देखो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है, व्हाइट कलर का स्नो इनका फर है, तो ये छुप जाते हैं उसमें। थिक लेयर्स ऑफ फर होता है, इनको वार्म रखता है कोल्ड वेदर में। जो फैट है वो भी इंसुलेशन का काम करती है, और वॉक कर सकते हैं ये आइस पे और वाटर में भी बहुत इजीली स्विम कर सकते हैं अपने चौड़े पंजों की वजह से। ठीक है, तो ये सारी चीजें दी हुई है। तो पोलर की ही तरह पेंगुइन्स भी बहुत गुड स्विमर्स होती हैं, और इनकी बॉडी भी जो होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइंड की मतलब कुछ इस तरीके से बॉडी होती है। ठीक है, और इनके फीट में वेब्स होते हैं, आप देख सकते हो ये वेब्स है। ठीक है, मेकिंग देम गुड स्विमर्स। और जो बाकी एनिमल्स जो कि पोलर रीजन में रहते हैं, उसमें फिशेस आ गए आपके, मस्क, ऑक्सन, रेनडियर्स, फॉक्सेस, सील्स, वेल्स, बर्ड्स, ये सब भी आपके आते हैं। तो इट इज टू बी नोटेड दैट व्हाइल फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग, बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव। ठीक है, तो बर्ड्स को गर्म रहना जरूरी है ताकि वो जिंदा रह सके। तो ये जो बर्ड्स हैं ये माइग्रेट कर जाती हैं, जो गर्म रीजन होते हैं ना, थोड़े गर्म रीजन होते हैं, वहां पे माइग्रेट कर जाती है जब विंटर आता है, और जब विंटर खत्म हो जाता है तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाती हैं। ठीक है, तो इंडिया एक ऐसा ही डेस्टिनेशन है इन सारे बर्ड्स के लिए। तो आपने साइबेरियन क्रेन के बारे में सुना होगा कभी ना कभी, जो कि साइबेरिया से आती है। कैसे जगहों पे? राजस्थान के भरतपुर या फिर हरियाणा के सुल्तानपुर में। ठीक है, तो ये माइग्रेट करके आती है साइबेरिया से। ठीक है ना, ताकि ये प्रोटेक्टेड रह सके। ये डू यू नो है, आप इसको रीड कर लेना।
फिर हम बात करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है ना, वो जनरली बहुत हॉट क्लाइमेट होता है यहाँ पे, क्योंकि इसका जो लोकेशन है ये इक्वेटर के आसपास होता है। इक्वेटर के पास होने के कारण यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तो कोल्डेस्ट मंथ भी जो होगा ना यहाँ पे, नवंबर दिसंबर का भी महीना होगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर 15 डिग्री से ऊपर ही रहेगा यहाँ पे। तो हॉट समर्स के टाइम पे टेम्परेचर 40 डिग्री भी पहुंच जाता है। तो कोल्डेस्ट मंथ में भी टेम्परेचर 15 डिग्री से ऊपर ही रहता है, और समर में तो 40 डिग्री से भी ऊपर पहुंच जाता है। डेज और नाइट्स जो है लगभग सेम लेंथ की होती है पूरे साल भर, 12 घंटा के हिसाब से आप मान लो, ठीक है। और यहाँ पे खूब बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर ही है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, नाम ही है रेन फॉरेस्ट, बहुत ज्यादा बारिश होती है जहां पे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है हमें कहाँ मिलता है? वेस्टर्न घाट्स में और असम में। ये अगर इंडिया है तो ये वाला पोर्शन जो होता है आपका, ये वेस्टर्न घाट होता है, ठीक है। वेस्टर्न घाट और असम, असम आपका कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में। फिर साउथ ईस्ट एशिया की बात कर लो आप, सेंट्रल अमेरिका की बात कर लो, सेंट्रल अफ्रीका की बात कर लो, है ना। ये सब कौन सी रीजन्स है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले। अब इतना ज्यादा यहाँ पे वार्मथ है और रेन है, तो इस रीजन में बहुत ज्यादा प्लांट्स एंड एनिमल्स भी होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे आप रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है, तो पेड़ पौधे भी उतने ही ज्यादा होंगे। बहुत सारे एनिमल्स भी रहते हैं, जैसे कि मंकी हो गए, एप्स हो गए, गोरिल्ला हो गए, टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड एक्सेट्रा, जो भी आप नाम ले लो, ठीक है, सब कुछ मिलेंगे आपको यहाँ पे। अब ये जो एनिमल्स हैं, ये इतना अच्छे से अडेप्ट कैसे कर जाते हैं हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में? अब जो रेन फॉरेस्ट का क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, वो हाईली सूटेबल होता है फॉर सपोर्टिंग एन एनॉर्मस नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ एनिमल्स। तो क्योंकि इनका नंबर लार्ज होता है, अब यहाँ पे इतना ज्यादा यहाँ पे एनिमल्स अगर होंगे, तो कंपटीशन भी होगा खाने का और रहने का, ठीक है। तो बहुत सारे एनिमल्स इस तरीके से अडेप्ट कर गए कि वो पेड़ों पे रह सकते हैं। जैसे आप रेड आइड फ्रॉग का अगर एग्जांपल लो, तो उसके स्टिकी पैड्स होते हैं जो कि पेड़ों पे क्लाइंब करने में उसको हेल्प करते हैं, और ये ट्रीज पे रह सकते हैं। मंकीज का एक एग्जांपल ले लो, लंबे लंबे टेल्स होते हैं ताकि ब्रांचेस को इजीली पकड़ सके। हैंड्स एंड फीट्स उनके सच ऐसे होते हैं कि वो ब्रांचेस को बहुत इजीली होल्ड कर जाते हैं, ठीक है, बहुत आराम से पकड़ लेते हैं। तो कंपटीशन अगर फूड में है, तो कुछ एनिमल्स ऐसे अडेप्ट हो गए हैं कि अगर टू फूड नॉट इजीली रीचेबल, जैसे एक स्ट्राइकिंग एग्जांपल है कि बर्ड टोकन का अगर आप एग्जांपल ले लो, तो इसके बहुत ही लंबे और बहुत ही बड़े बीक होते हैं। ये क्या करता है, जो ब्रांचेस में फ्रूट्स लगे हुए होते हैं ना, उस तक बहुत इजीली इसके बीक पहुंच जाते हैं, जो कि which are otherwise too weak to support its weight. उनका वेट सपोर्ट करने में सक्षम नहीं होता है, बट दे आर वेरी लार्ज एंड लॉन्ग। बहुत सारे ट्रॉपिकल एनिमल्स हैं जिनकी सेंसिटिव हियरिंग होती है, शार्प आईसाइट होती है, थिक स्किन होती है, और स्किन कलर ऐसी होती है जो कि फॉरेस्ट और उसके सराउंडिंग से कैमोफ्लाज कर जाती है, यानी छुप जाते हैं ये, ठीक है। और ये इनको प्रेडेटर से बचाता है। जैसे कि बिग कैट्स का अगर आप एग्जांपल ले लो, लायन और टाइगर का, उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही थिक होती है, पर उनकी जो हियरिंग की कैपेसिटी होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, ठीक है। लायन टेल्ड मकाओ की अगर आप एग्जांपल ले लो, जिसको हम बर्ड एप भी कहते हैं, ये देखो आप इस तरीके का दिखता है। ये रेन फॉरेस्ट में रहता है वेस्टर्न घाट्स के, और इसका एक आउटस्टैंडिंग फीचर होता है इज द सिल्वर व्हाइट मेन। ये देख रहे हो आप, ये है ना इसका, ये एक आउटस्टैंडिंग फीचर होता है इस बर्ड का, जो कि इसके हेड को सराउंड करी रहती है और चिन तक इसके फैली हुई होती है। ये बहुत ही अच्छे क्लाइंबर्स होते हैं और अपनी जिंदगी का बहुत मेजर पार्ट ये पेड़ों पे बिताते हैं। फ्रूट्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं, लीव्स, स्टेम्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, ये सब खाते हैं। और ट्री के बार्क पे जो इंसेक्ट्स होते हैं ये उनको भी खा लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ट्रीज पे बहुत ज्यादा खाना इनके लिए अवेलेबल है, तो इसलिए ये हार्डली कभी नीचे ग्राउंड पे आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है
आपका इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एलिफेंट का। अब जो एलिफेंट है इसने अपने आप को कैसे अडेप्ट कर लिया है, आप इसके ट्रंक को देखो, ठीक है, सूंड जिसको हम हिंदी में कहते हैं, इसके ट्रंक को देखो। इट यूजेस इट एज अ नोज बिकॉज ऑफ विच इट हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। अब इसका जो सेंस का स्मेल होता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ट्रंक को फूड पिक करने के भी काम में लेते हैं ये लोग। ट्रंक, ये जो टस्क्स इनके होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं, ये मॉडिफाइड टीथ होते हैं और इससे ये ट्रीज के बार्क को इजिली टियर कर सकते हैं। और एलिफेंट को खाना बहुत पसंद होता है, तो एलिफेंट जो है वो अपने फूड के कंपटीशन को इजिली हैंडल कर लेता है। बड़े बड़े जो कान इनके होते हैं ये मतलब बहुत ही सॉफ्ट साउंड्स को भी सुन सकते हैं, ठीक है। और ये जो इनके बड़े बड़े कान होते हैं इनको ये वेव करके और अपने आप को ठंडा भी रखते हैं जब हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है रेन फॉरेस्ट में, तो पंखे की तरह काम करता है इनके लिए, ठीक है। आप ये देख सकते हो। तो इस चैप्टर में हमने यही देखा कि किस तरीके से क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में एनिमल्स अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। किसी की टेल बड़ी है, किसी की नाक बड़ी है, किसी के ट्रंक्स बड़े हैं, टस्क्स बड़े हैं, किसी का टेल बड़ा है। तो ये सारी चीजें, ये जितने भी फिजिकल फीचर्स में चेंजेस हुए हैं इन एनिमल्स के, वो इसी वजह से हुए हैं क्योंकि इन्होंने अपने आप को क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। और ये चैप्टर का एंड होता है यहाँ पे। कोई भी डाउट अगर है आपको चैप्टर से रिलेटेड तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके हमें बता सकते हो। हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसको उस डाउट को रिजॉल्व कर दें। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। Thank you so much. Keep motivating us, keep motivating yourself. Stay safe, stay happy, stay blessed, and keep preparing. Bye bye now.